हो गई ना अलग नई बहू। आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, 6 महीने साल भर, और इतने ही दिनों में मन भर गया ससुराल से। बताओ, ये है आज की बहू है जिनको प्राइवेसी चाहिए, और एक हम हैं जो 40 सालों से सास ससुर को भोग रहे हैं। पर इनको तो भाई लाइफ एंजॉय करनी होती है, जिंदगी भर हनीमून पीरियड तो नहीं चलेगा। शादी हुई है, घर गृहस्थी तो संभालनी पड़ेगी, पर ना जी ना। ये तो कैसे कह सकती है कि गलती इसमें छोटी बहू की है? मुझे तो अर्चना में ही दिक्कत लगती है। शुरू से ही वो घर की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती थी। अब अगर कनिका की कोई सुनेगा ही नहीं तो कब तक वो बर्दाश्त करेगी? जिठानी हर जगह अच्छी बन जाती है और देवरानी बुरी, पर असलियत तो भोगने वाला ही जानता है। यहाँ बाहर औरतें अलग ही मसले पर बात कर रही थी, पर अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा था। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी भाभी? आपको बड़ी बहन की तरह माना मैंने, सास ससुर को माता पिता की तरह, और अपनी ननद को अपनी सहेली की तरह। ये सब छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। अरे तो प्रेम को जाने दे कनिका, तू यहीं रुक जा। हाँ हाँ, आप तो चाहेंगी कि मैं इस जेल से कभी निकल ही ना पाऊँ, पर मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ जिठानी जी। वही तो भाभी, मैं तो रुकना ही चाहती हूँ, पर हम चाहते हैं जो किस्मत वो होने कहाँ देती है। मैं अगर नहीं गई तो प्रेम जी को खाना कैसे मिलेगा? बाहर का खाकर इनके पेट में दर्द हो जाता है ना। अच्छा ऐसा है भाभी, तो फिर रोज़ इंस्टाग्राम पर आप जो नए नए रेस्टोरेंट की रील डालती है वो कैसे, मतलब? अरे निम्मी, वो तो मजबूरी है, इनका तो काम कैसे चल रहा है तो जानती है ना। तो मजबूरी में मुझे ये रील का काम शुरू करना पड़ा। और रेस्टोरेंट में तो हम बस कॉफ़ी मंगवाते हैं और वीडियो लेकर पोस्ट कर देते हैं, अंदर की बात कौन जानता है। चादर फटी है किसी ली, लोगों को क्यों बताना है? तभी प्रेम कहता है, फ्लाइट छोड़ने का इरादा है क्या? ये भरत मिलाप फ़ोन पर कर लेना भाई। और प्रेम और कनिका बेंगलोर जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ निर्मला सदन उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट तक जाता है। मिर्ची बम तो गई, अब देखते हैं आप घर को कैसे संभालती हैं भाभी। पिछले 5 सालों से संभाल ही रही हूँ घर को, मैं क्यों नहीं संभाल पाऊंगी? छुटकी तो साल भर पहले आई है, इसके पहले तो सब कुछ मैं अकेले ही करती थी ना। पर उस वक्त और भी कई चीज़ होती थी, फ़ोन आते थे मेरे पास, मुझसे क्या ही छुपा है भाभी। कपड़ों के अंदर तो सभी नंगे हैं। खैर आपके घर के मसले में ज़्यादा मैं घुसाफुसी नहीं करूँगी, नहीं तो पराई कहकर आप मेरा मुंह तोड़ देंगी। इससे अच्छा है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हुए मैं भी ससुराल के लिए निकलती हूँ। राम राम मम्मी। अब तो राम ही बचाए बेटा। घर लौटती ही निर्मला की फरमाइश शुरू हो जाती है। बाप रे बाप, 1.5 घंटे की फ्लाइट के लिए 1.5 घंटे सफ़र करके एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। पूरी कमर अकड़ गई। 1.5 घंटे जाओ, 1.5 घंटे आओ, ऊपर से वो एयरपोर्ट वाले 400 रुपये की चाय देते हैं। बताओ, इतनी महंगी चाय मैं पी लेती तो मेरी तो 7 पुश्तें मुझे कोसती। अच्छा, मतलब आपको चाय चाहिए? ठीक है मम्मी जी, बना कर देती हूँ। अरे ले, मैंने कब चाय मांगी, मैं तो बस बात कर रही थी। अर्चना सभी को चाय नाश्ता देती है। कुछ देर बाद निर्मला रसोई में जाती है और इधर उधर चीज़ें ढूंढना शुरू करती है। ये नमकीन कहाँ रख देती है बहू, जब भी आओ मिलती नहीं। ये रहे भुजिया और चिप्स। और वहीं रसोई में खड़े खड़े निर्मला आधा पैकेट भुजिया चट कर जाती है। आज तो ज़्यादा ही भुजिया खा लिया, बहू को अंदाज़ा हो गया तो हो, मेरे बेटे की कमाई के खाती हूँ, उसके मायके की थोड़ी ना। इसी तरह खाना खाने के बाद निर्मला इधर उधर चटकारे मार ही लिया करती थी। एक रात खाने के टेबल पर, बहू जरा भुजिया लाना तो। जी पापा जी। अर्चना रसोई से भुजिया का पैकेट लाती है और देखती है कि वो तो पूरी तरह खाली है। ये देखो, घर से 2 लोग कम हुए हैं, राशन तो लंबा चलना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये कल का लाया हुआ भुजिया का पैकेट इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? वही तो मैं सोच रही हूँ मम्मी जी। ये जरूर तेरे होनहार बेटे का काम है। तूने खाए क्या नमकीन? नहीं दादी, मैं क्यों खाऊंगा, मेरे पास मेरे चिप्स तो है। ये क्या अच्छी बातें लेकर बैठ गई आप अमन की मम्मी। शोभा देता है क्या आपको ऐसी बातें बोलना? खाने का सामान था, घर के ही किसी मेंबर ने खाया होगा, फिर आ जाएगा। कोई सोना चांदी तो था नहीं कि इंक्वायरी बैठ रही है।
खाने के बाद रोज की तरह कनिका ठीक 10 बजे अपनी सास को कॉल लगाती है। कैसी हैं आप मम्मी जी? आपकी घुटनों का दर्द कैसा है? कैसा रहेगा बहू, काम ही खत्म नहीं होता। कल ना मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे घुटनों का तेल दिखा। मुझे तो वो देखते ही आपकी याद आ गई मम्मी जी। मैंने खरीद ली है, भिजवा दूंगी। भाभी को कहिएगा लगा देंगी। अरे वो मुझे खाना ही दे दे तो गनीमत है बहू। एक बात तो कहूँगी, तेरे हाथों में ना बरकत तो थी। जब से तू गई है पता नहीं राशन आधे ही समय में ख़त्म कैसे हो जाता है। आप अपना दबदबा बनाए रखिए मम्मी जी, ऐसे तो सब आपको पूछना ही बंद कर देंगे। रसोई पर नज़र रखिए और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। अरे एक तो ही तो है बहू जिसे मेरी फिक्र है, वरना यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं कि मुझे और रोटियाँ चाहिए या नहीं। अपनी सास और अपनी देवरानी की बातें सुनकर अर्चना को बहुत दुख होता है। वो रसोई में बर्तन धोते धोते रोती जाती है। क्या कुछ नहीं करती मम्मी जी के लिए मैं। सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक घर के काम में लगी रहती हूँ, फिर भी मम्मी मेरी कनिका से चुगली करती हैं। अब क्या करूँ, जान ही दे दूँ तो भी मम्मी जी को तो कम ही लगेगा। ऐसे ही दिन साल बीतते जा रहे थे। निर्मला सारा काम अपनी बड़ी बहू से करवाती और तारीफ छोटी बहू की करती। एक सुबह निर्मला की सहेलियां उससे मिलने आती है। अरे मेनका, तुम सब इतनी सुबह? हाँ तो नहीं आ सकते क्या? अरे तू ऐसी गंदी सी क्यों लग रही है? अरे क्योंकि मैं नहा ही नहीं हूँ। तुम सब बैठो, मैं अभी नहा के आती हूँ। निर्मला हड़बड़ी में बाथरूम जाती है और जैसे ही वो शावर ऑन करती है उसका पैर फिसल जाता है। अरे मर गए रे! निर्मला की आवाज सुनकर सभी बाथरूम की तरफ भागते हैं। अरे निर्मला, तू गिर कैसे गई? ला हाथ दे मुझे। निर्मला को लेकर सभी कमरे में आते हैं। पता नहीं अब मैं बचूंगी कि नहीं। मेरे छोटे बेटे और बहू को बुला दीजिए जी। निम्मी, निम्मी कहाँ है? उसे बुला दे बहू। अगली सुबह होते ही सभी निर्मला सदन पहुंच जाते हैं। कनिका भागती हुई अपनी सास के कमरे में आती है और अपनी सास से ऐसे लिपट जाती है मानो किसी भी वक्त निर्मला निपटने वाली हो। मम्मी जी, कैसे हो गया ये सब? अगर आपको कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कनिका। मम्मी बाथरूम में फिसल गई थी, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है और फिर वो ठीक हो जाएंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? मम्मी बाथरूम में फिसली तो कैसे? मैं जब यहाँ थी तब तो बाथरूम बिल्कुल चकाचक रहता था। पाउडर भी गिरा दे कोई तो पैर ना फिसले। ज़रूर फर्श की सफाई नहीं हुई होगी। आप लेटी रहिए मम्मी जी, मैं देख कर आती हूँ। कनिका बाथरूम से वापस आती है। ये तो होना ही था मम्मी जी। आपके साथ नहीं होता तो किसी और के साथ हो जाता। इतनी मोटी मोटी काई जमी हुई है बाथरूम के फर्श पर, मानो सफाई ना होती हो। पर अब मैं आ गई हूँ ना मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। इस रूम में भी काफ़ी धूल मिट्टी लग रही है, नहीं प्रेम? भाभी ज़रा हमारे कमरे की चाबी तो दीजिएगा, सामान रखना है। किसे अच्छा बोलो और किसे नहीं, कहना तो नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन अगर मेरी सास ऐसी गिरी होती ना तो मेरे पति उन्हें अब तक अमेरिका ले गए होते। पर यहाँ तो लोग अभी बस तुम्हें देखने आ रहे हैं। वो तो तुम्हारे अच्छे कर्म है जो ज़रा सी चोट में भी तुम बच गई, वरना भगवान जाने क्या होता। चोट जरा सी नहीं है बेटा, इस उम्र में जरा से भी हड्डी घिसक जाए ना तो बनती नहीं बनती। बुढ़ापना बड़ी खराब चीज़ है बेटा। मैं तो कहती हूँ भाई तुम एक नर्स रखवा दो मम्मी के लिए, वरना इस घर की दोनों बहुएं इस बात पर लड़ने लगेगी कि मैंने अपनी सास की ज़्यादा सेवा की है, तुमने कम। हाँ बेटा, निम्मी ठीक ही कह रही है, तू ना एक नर्स ही रखवा दे, मुझे किसी से अपनी सफाई नहीं करवानी। अमन अपनी माँ के लिए घर पर एक नर्स रख देता है, पर अब चीज़ें कहाँ सुधरने वाली थी। सुबह सुबह अर्चना अपनी सास के लिए सूप बनाकर उनके कमरे में जाती है। मम्मी जी, ये क्लियर सूप है आपके लिए। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है बहू। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना मम्मी जी, इसलिए आपको किसी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा है। ये गलत कह दिया आपने दीदी। इनके बॉस बीमार हुए थे तो ये उनके लिए मेरे हाथों की बनी खिचड़ी लेकर जाते थे। उंगली चाट चाट कर खाते थे बॉस। और तो और उसके बाद इनके बॉस ने इनकी प्रमोशन भी कर दी। वो कहते हैं ना, पत्नियां तो पति का भाग्य होती है। कहाँ यहाँ शादी के पहले काम के लिए इन्हें मारा मारा फिरना पड़ रहा था, और कहाँ मेरे आते ही सब कुछ अच्छा हो गया। हम भी यहाँ किसी मुसीबत में नहीं है कनिका। तुम्हारे जेठ जी अपनी एक दुकान से ही पूरे घर का खर्चा चलाते हैं।
यहाँ तक कि जब यहाँ प्रेम और तुम थे, तुम्हारा खर्चा भी तुम्हारे जेठ जी की दुकान से ही आता था। आपने इस बात को खुद पर क्यों ले लिया दीदी? मैं आपको ताना क्यों दूंगी? अगर मैंने ये बात आपको ताना देने के लिए कही हो तो भगवान करे मैं कल का सूरज ना देखूं। ये सब क्या बोल रही हो तुम छोटी बहू? बात को बड़ा मत करो। और आप निर्मला जी, बहू ने आपको वही बना कर दिया है जो डॉक्टर साहब ने उसे बताया है, तो आप इसे पी लीजिए। मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। ये कहकर अशोक दुकान चला जाता है। पर कनिका रुकने वाली कहाँ थी। दोपहर के खाने के वक्त खुद में कुछ बड़बड़ाते हुए कनिका अपनी सास के कमरे में आती है। ये लीजिए मम्मी जी, इतनी हड़बड़ी में मैं आई हूँ, पर आपके लिए साड़ी लाना नहीं भूली। आपको गुलाबी कलर की साड़ी पसंद है ना? हाँ, और ये आपके साइज का ब्लाउज। अरे ये ब्लाउज कहाँ आएगा बहू, मुझे शरीर तो देख मेरा कैसे मुरझा गया है। ये तो वही ब्लाउज है ना मम्मी जी, जो आप जब भी पहनती थी उसकी सिलाई खुल जाती थी। कितनी मोटी तगड़ी थी आप, और अब क्या से क्या हो गई। पर इसमें आपकी भी क्या गलती है? ऐसा बेस्वाद खाना खाने को मिलेगा तो कोई भी आधा पेट ही खाएगा ना। अब मुझे समझ में आया मम्मी जी कि आप सूख कैसे गई। उफ, शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं है। जितनी तेज कनिका थी उतनी ही चतुर उसकी बेटी भी। कनिका अपनी बेटे को इशारा करती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। इससे भी अपनी दादी का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं यहाँ लोग पत्थर दिल कैसे हो रखे हैं। मम्मी जी, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। भगवान करे आपका सारा दुख आपके दुश्मनों को लग जाए। कनिका बार बार आती और चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी सास को और चढ़ा देती। एक शाम निर्मला की सहेलियां घर आती हैं। उन्हें देखते ही कनिका उनके लिए चाय नाश्ता लगाती है। आप आई हैं आंटी जी, तो देख कर लग रहा है कि कोई अपना आया है, वरना इतने दिनों के बाद वापस लौटकर मुझे तो ये घर ही पर आया लग रहा था। अर्चना नहीं दिख रही बहू? काम के वक्त ना लोग अक्सर ऐसी गायब हो जाते हैं आंटी जी। मेनका को तो शुरू से ही कनिका कुछ खास पसंद नहीं थी। उसकी नज़र तो कनिका के टी शर्ट और ट्राउज़र पर थी। टी शर्ट ट्राउज़र पहने है तूने बहू? निर्मला को तो ये कपड़े ज़रा भी पसंद नहीं। आपको भी मैं गलत लग गई ना आंटी जी? क्या बताऊं, जैसे ही जीत जी का कॉल आया कि मम्मी जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने तो सीधा 2 कपड़े एक बैग में डाले और उठाकर एयरपोर्ट निकल गई। खुद के कपड़े तक नहीं बदले मैंने। बस उस स्टेट ऑफ माइंड में सूट साड़ी कहाँ समझ में आता है। मेरे लिए तो मेरी सास इम्पॉर्टेंट थी। जैसे ही मैंने सुना कि मम्मी जी गिर गई है तो मेरा तो कलेजा ही मुझको आ गया। हाथ से खाना गिर गया और वहीं धड़ाम से गिर गई मैं। देख ले मेनका, मैं ना कहती थी कनिका में कोई कमी ना है। आपने तो खुद ही देखा है मुझे आंटी जी। कभी घर से बाहर निकली हूँ क्या मैं? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिसके घर में सास ससुर बैठे हो उनका तो दिन ही सास ससुर की सेवा में निकल जाता है। और वैसे भी लोगों से करनी ही क्यों है बातें? कोई किसी के काम नहीं आता, ये घर वाले ही काम आते। मेरा तो सब कुछ मेरी सास है। इनके बिना मैं वहाँ कैसे रहती हूँ मैं अकेली ही जानती हूँ, और बस मेरा भगवान। सही कह रही है तो बहू। अब आप ही देखिए, मैं तो दीदी के ऊपर ही पूरा घर छोड़ कर गई थी। अपने कमरे की चाबी तक मैंने दीदी को दे दी, पर देखिए तो क्या हालत कर दी उन्होंने इस घर की। जब पूरे घर में सफाई होती थी तो हमारा कमरा भी खुलकर साफ हो सकता था, पर नहीं हुआ ना। पर बाकी सारे शौक पूरे हुए। जब हमारे पास पहले से सोफ़ा सेट था तो ये नया सोफ़ा लाने की क्या ज़रूरत थी? इन चीज़ों में पैसे खर्च करने के बजाय मम्मी का एक इंश्योरेंस भी तो लिया जा सकता था। और इसी तरह कनिका सभी को पकड़ पकड़ कर अपनी सास और अपने प्रेम का पुराण सुनाती रहती। रात के वक्त जब सभी खाने पर बैठे थे कि कनिका कहती है, ये नया क्रॉकरी सेट कब लिया दीदी? बताया नहीं आपने। ये मत सोचिएगा कि मैं आंखें लगा रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बचत करनी चाहिए। जो है उसी में दिन निकालने में क्या बुराई है। जिनके सास ससुर बूढ़े हो ना, उन्हें तो ज़्यादा पैसे बचाकर चलने की ज़रूरत है। मैं क्या कह रहा था कनिका और प्रेम, कि मेरी बीवी तो किसी काम की है नहीं। मैं देखता हूँ उसका बनाया हुआ खाना मम्मी को पसंद भी नहीं आता है कि नहीं मम्मी? ना ही वो घर सही से संभाल पा रही है। क्यों प्रेम? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल से नर्स हटा देता हूँ और मम्मी की पूरी जिम्मेदारी कनिका को दे देता हूँ। बिल्कुल सही सोचा बेटा तुमने, इसमें पूछने की क्या बात है। तुम अभी नर्स को फ़ोन करके छुट्टी दे दो।
कनिका तो वैसे भी नर्स को बताती रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ में क्या गलती कर दी उसने। तो इससे अच्छा है कि वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। और प्रेम, तुम कल से ना दुकान देखना शुरू कर दो। तुम्हारी बेंगलुरु की सैलरी से तो ज़्यादा ही दुकान से आ जाता है। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारी सैलरी तुम्हारे बैंक में जाती है और हमारे दुकान की कमाई हमारे घर में लग जाती है। पर फिर वही बात आ जाती है ना, मैं और तुम्हारी भाभी इस घर को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अब तुम दोनों ट्राई करके देख लो। एक काम करो अर्चना, अपना बैग पैक करो, हम तुम्हारी माँ के घर जा रहे हैं। ये सुनते ही कनिका के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो इशारा करके प्रेम को इस बात को खत्म करने को कहती है। अरे भैया, अब तो बेकार में नाराज हो गए, बात इतनी भी बड़ी नहीं है। बात तो बड़ी है बेटा, और बड़ी नहीं है तो बड़ी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अर्चना बहु दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम में लगी रहती है, पर फिर भी उसकी इज्जत दो कौड़ी की नहीं है। जो आता है उसे सुना देता है, खास करके तुम्हारी माँ, क्योंकि अमन की माँ कभी भी संतुष्ट रही नहीं अर्चना के काम से। तो अब से आपके लिए कनिका ही रोटियां बनाएगी, ठीक है ना? ये क्या बात हुई पापा जी कि दीदी अपने मायके जाकर बैठ जाएगी और सारा काम मैं करूंगी, और वैसे भी इन्हें अपना ऑफिस भी ज्वाइन करना है। अरे पर बहू, तू तो कहती थी ना तुझे मौका नहीं मिल रहा मेरी सेवा करने का, अब तो मिल रहा है बेटा। फिर इनका खाना मम्मी जी? उसकी फिक्र तुम मत करो कनिका, देवर जी के साथ मैं बेंगलुरु चली जाती हूँ, अब तो ठीक है। अब जो चीज़ जैसी चल रही थी वैसे ही चलेगी। हम कल सुबह बेंगलुरु जा रहे हैं क्योंकि मम्मी जी की तबीयत तो वैसे भी ठीक हो चुकी है। चलिए ना प्रेम कमरे में, क्या यहाँ बातें कर रहे हैं? काम की बात सुनते ही कनिका दम दबाकर भाग जाती है, जिसे देखते ही निर्मला के होश ठिकाने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, दूर का ढोल सभी को सुहाना लगता है, पर पास आने के बाद पता चलता है कि भाई वो तो फटा हुआ है। और ऐसा ही एक फटा ढोल थी कनिका, जिसे निर्मला समझ जाती है, और इस दिन के बाद निर्मला कभी भी अर्चना के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। नहीं नहीं पंडित जी, इस लड़की के बायोडेटा में तो साफ साफ लिखा है कि ये शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर रहना चाहती है। ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है इसने। मुझे तो वर्किंग बहू ही चाहिए। करण ने साफ साफ कहा है जो लड़की लानी है ले आओ, पर लड़की वर्किंग होनी चाहिए। ये बात सुनकर आपकी खुली सोच का पता चलता है सुजाता बहन। आजकल तो लड़कियां ऐसी सास ढूंढती हैं जो उन्हें काम करने दे। आप फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं देख सुनकर वैसी ही लड़कियों की तस्वीर लाऊंगा जो वर्किंग हो। ये था सुजाता का आशियाना, जहां वो अपने 2 बेटों करण और रवि और पति प्रमोद के साथ रहती थी। शुरुआत से ही सुजाता के घर में उसकी ही चली थी। न देवरानी, न जेठानी, न सास ससुर, सिर्फ एक छत्रराज। पर अब आने वाली थी घर में बहू। शायद दिन बदल सकते थे। कोई दिन नहीं बदलने वाले मेरे। सुजाता इस घर की मालकिन थी, मालकिन है और मालकिन रहेगी। वर्किंग अपनी मर्जी से नहीं आ रही, मेरी मर्जी से आ रही है। वो करण की बीवी बाद में, पहले मेरी बहू होगी। वो तो करण अभी कह रहा है ना, एक बार बीवी आ जाए उसके बाद खुद बीवी के पीछे घूमेगा। सुषमा बिल्कुल सही कह रही है सुजाता। आज तक तो तुम अपने पति और दोनों बेटों के ऊपर गार्डियन बनी हुई थी, पर अब कोई ऐसा आने वाला है जो तेरे ऊपर भी गार्डियन बन सकता है। ये तुम लोगों की गलतफहमी है। पहले तो तू खुद पढ़ी लिखी वर्किंग बहू ला रही है, उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो तेरे नीचे दब के रहे। ये नहीं होने वाला सुजाता। तुम सब भी आधी बात सुनती हो, आधी ही समझती हो। लड़की वर्किंग होनी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है वो घर पर काम नहीं करेगी। मेरी बहू को घर पर भी काम करना होगा और बाहर का भी। घर का क्योंकि मैं चाहती हूँ, बाहर का क्योंकि करण चाहता है। आप बिल्कुल सही समझे सुजाता को। सुजाता को चाहिए एक बहू जो यूं तो घर की लक्ष्मी बनी रहे, पर साथ में कमाने वाली मशीन की फैसिलिटीज के साथ आए। और ऐसी ही बहू की तलाश में सुजाता पहुंच जाती है रिया के घर। MBA किया है मेरी बेटी ने, पर जॉब राइटिंग फील्ड में कर रही है। वो क्या है ना, इसके पापा को लिखना बड़ा पसंद था। बचपन से ही ये लिखने की आदत इसमें भी आ गई। हमने अपनी बच्ची को कभी नहीं रोका। जो पढ़ाई करनी है, जिस फील्ड में जाना है जाओ। और देखिए आज सेटल्ड है, अच्छा खासा कमाती है। कंटेंट राइटिंग में तो सच में आजकल बहुत चल रही है बेटा। तो कहाँ हुआ ऑफिस आपका? पुणे में है क्या? नहीं अंकल जी, पुणे से तो मैंने बस MBA किया था। कंटेंट राइटिंग का काम तो मैं घर से ही कर लेती हूँ।
इसमें आपके क्लाइंट को सिर्फ आपका काम चाहिए होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें हमें ऑफिस अटेंड करना पड़ता है, पर मेरे पास ऐसे नहीं है। अरे कहाँ बेटा, कोविड के बाद से तो हर ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम मिलने लगा है। वैसे जब तुम पुणे में रहती होगी तो खाने पीने की बहुत दिक्कत होती होगी, है ना? अलग शहर अलग जगह, मेस में तो अक्सर खाना अच्छा नहीं होता। काम वालियों के हाथ का खाना तो भाई गले के नीचे उतर जाए तो ही गनीमत है। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने, इसीलिए मैं खुद ही खाना बनाती थी। एक्चुअली 12 के बाद से ही मैं बाहर चली गई थी, तो मुझे कुकिंग इतनी आ गई थी कि अपना पेट भर लूं और अपने साथ वालों का भी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड रहती थी, हम दोनों मिलकर खाना बना लेते थे। पर झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन इन चीजों के लिए भी मेड रखी होगी ना? रखवाई थी मैंने, पर मेरी बेटी को मुझसे पैसे मांगने में शर्म आती थी, तो मेड को हटाकर मैडम खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती थी। तो मेरा मम्मी क्या ये सब लेकर बैठ गई? बेटा तो इसमें गलत बात क्या है? मेरा रवि भी बाहर से बीटेक करके आया है, अपने हॉस्टल में खुद सारा काम करता था। मुझे तो अच्छा लगा कि तुम इंडिपेंडेंट हो, किसी पर निर्भर नहीं हो। सुजाता को जो पूछना था वो उसने घुमा फिरा कर रिया से पूछ लिया था और अब वो पूरी तरह से निश्चिंत थी। मुझे लगता है अब दोनों बच्चों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, क्यों सुजाता जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, आखिर मैं रिया को अपने बेटे के लिए पसंद करने आई हूँ, खुद के लिए थोड़ी ना। पहले तो ये करण की बीवी होगी, बाद में मेरी बहू। सुजाता को पता था कि उसे बस अब रिश्ते के लिए हाँ ही करना है। करण और रिया जैसे ही बात करके वापस लौटे, सुजाता करण के कानों में बोली, मेरी तो उम्र ढलने लग गई है बेटा, ऐसे में रिया जैसी संस्कारी लड़की आ जाएगी तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर रिया ही जाकर रवि के लिए भी लड़की ढूंढ लेगी। अब इस उम्र में तेरी माँ से और काम नहीं हो पाएगा। मैं हाँ कह दूं ना? हाँ मम्मी। सुजाता फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और 1 महीने बाद बहू बनकर रिया करण के घर आ जाती है। शादी के 2 दिन बाद ही दोनों हनीमून पर चले जाते हैं और 1 हफ्ते बाद लौटते हैं। अगली सुबह रिया 8 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। फाइनली आई एम इन माय ससुराल। काफी देर करती उठने में बहू, आज तो मैं जाने देती हूँ, पर अब से 6:30 बजे तक उठ जाना। तुम्हारे पापा जी को ठीक 6:45 बजे चाय पीने की आदत है। जी मम्मी जी। और करण को 9 बजे तक ऑफिस निकलना होता है, तो 8:30 बजे तक उसे नाश्ता करवा देना और टिफिन दे देना। और अब जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमारे घर पर बिना नहाए कोई रसोई में नहीं जाता। रिया अपनी सास की टोन से जरा हैरान थी। वो सुजाता जो शादी के पहले उसे बेटा बेटा कह रही थी, अचानक ही उसे हिदायतें देने लगी थी। नहा धोकर रिया अपने कमरे से रसोई की ओर निकलने ही लगी कि उसे ऑफिस से कॉल आ गया। रिया, आपने 10 दिनों का ऑफ लिया था, आज से आपकी राइटिंग का रीस्टार्ट करना है। मैंने आज का वर्क आपको मेल कर दिया है, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भेज दीजिए। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे ऑफिस का काम भी करना है, पर मम्मी जी ने तो किचन का काम भी मुझे बोल दिया है। दोनों काम मैं कैसे कर पाऊंगी? रिया अपने लैपटॉप को ऑन करती है और 5-10 लाइन लिखने के बाद रसोई में जाकर सभी के लिए पोहे और चाय बनाकर हॉल में ले आती है। सभी को परोसती है। चलो नाश्ता आ गया करण बेटा, तू जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर तुझे ऑफिस भी निकलना है। वही ना मम्मी, पिछली रात तो लौटे हैं ना, आज फिर से काम। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया खुद का बिजनेस कर लेते हैं, जब मन होगा जाएंगे, जब मन होगा छुट्टी मार देंगे। वैसे पोहे अच्छे बने हैं भाभी। थैंक यू भैया। ये पीजी वाला नाश्ता हमारे घर पर नहीं बनता बहू, अब से नाश्ते में पराठे ही बनाना। जब तक रवि को नाश्ते में पराठे ना मिले उसे तृप्ति नहीं होती। मेरे सामने तो अभी तेरी तारीफ कर देगा, पर आधा पेट खाकर ही चला जाएगा। पर मम्मी जी। मम्मी कुछ कह रही है तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही होंगी ना रिया, कभी कभी बड़ों की बात सिर्फ सुन लेनी चाहिए। ससुराल का ऐसा रंग ढंग देखकर रिया हैरान थी। असल में ये कई वर्किंग वुमन की सच्चाई है। ससुराल वालों को पैसे कमाने वाली मशीन चाहिए होती है, जो घर की लक्ष्मी भी हो, रसोई की अन्नपूर्णा भी। सभी को नाश्ता परोसने के बाद अपना नाश्ता कमरे में ले जाकर रिया अपने ऑफिस के काम में लग गई। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं बीता था कि सुजाता उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। ओहो, अब कौन आ गया? एक बार कोई डिस्टर्ब कर दे, उसके बाद काम की लय ही टूट जाती है। रिया जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर होती है उसकी सास सुजाता। ऐसा कौन सा काम कर रही हो बहू जिसके लिए दरवाजा लगाना पड़ रहा है? दरवाजा खोलकर भी तो काम हो सकता है। वो मम्मी जी, शोरगुल में मैं लिख नहीं पाती, मुझे जरा शांति में लिखने की आदत है। फिलहाल घर में तेरे मेरे अलावा है ही कौन जो शोर होगा? हाँ, घर में छोटा बच्चा होता तो अलग बात होती। अब से दरवाजा मत लगाना, हमारे घर पर कोई दरवाजा नहीं लगा के बैठता। और हाँ, दाल चावल भिगो देना,
दोपहर में इस घर में दाल चावल ही बनते हैं। मम्मी जी, वो मेरा बहुत काम पेंडिंग है। अगर आप दाल चावल भिगो देती तो मैं लंच ब्रेक में खाना बना देती। ये बात तुमने आज मेरे सामने तो कह दी बहू, भूल के भी करण के सामने मत कह देना, वरना तुम मियाँ बीवी के बीच में खटास आ जाएगी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझसे काम करने को कहे। अपना लैपटॉप लेकर रिया को किचन में जाना पड़ा और दाल चावल भिगोने पड़े। अब बस दाल चावल ही बना दिया तो मम्मी जी अलग सुनाएंगी। दाल चावल मतलब सिर्फ दाल चावल नहीं होता बहू, अपना दिमाग लगाकर एक सब्जी तो कम से कम बना देती। 15 मिनट की बात है, आलू उबालकर आलू की सब्जी बना देती हूँ, बाकी लंच ब्रेक में काम कर लूंगी। फटाफट से दोपहर का खाना बनाकर एक बोल में दाल चावल में सब्जी मिलाकर रिया अपने कमरे में ले जाती है और फिर से काम में लग जाती है। काम करते करते फाइनली 6 बजे रिया चेयर से उठती है। घर पर काम करने वालों के लिए सबको लगता है बड़े आराम से रह रहे हैं, पर हम पर क्या बीतती है ये कोई हमसे पूछे। नेक्स्ट स्टेप्स हो गया भाई, बैठे बैठे कमर अकड़ गई। एक वॉक लेनी ही पड़ेगी वरना दिमाग काम नहीं करेगा। रिया वॉक लेने जैसे ही अपने घर के हॉल में निकलती है, दरवाजे से रवि अंदर आ जाता है। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा, आजा बैठ, मेरे तेरे लिए चाय बना ले और रवि के लिए कॉफी। 1 घंटे में करण आ जाएगा और 9 बजे तक तेरे पापा जी भी, वो दोनों जब आए उनके लिए तभी चाय बनाना। अभी से बनाकर रख देगी तो चाय बासी हो जाएगी। हाँ जी मम्मी जी। रिया रसोई में जाती है और फिर से काम में लग जाती है। अब चाय बनी हो तो नाश्ते की भी फरमाइश होगी। यहाँ सास और देवर का चाय नाश्ता खत्म होता है तो वहाँ पतिदेव दर्शन दे देते हैं, फिर उनकी चाय, फिर रात का खाना, फिर ससुर जी की चाय। सभी को डिनर करवाने के बाद रिया को बिस्तर नसीब होता है और बस उसकी आंख लगने ही वाली थी कि ऑफिस से फिर से एचआर का कॉल आ जाता है। हेलो रिया, मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए कॉल किया था कि प्रोजेक्ट हमें एनी हाउ आज ही चाहिए। आपने काम कंप्लीट किया? हाँ जी, मैं 1 बजे तक भेजती हूँ। और बेचारी रिया को काम करते करते बज जाते हैं 3 और अगले दिन से यही रिया की लाइफस्टाइल हो जाती है। ऑफिस का काम करना, घर संभालना, एक सुबह नाश्ते की टेबल पर। और मम्मी, मन लग रहा है ना बहू के साथ? कुछ दिन शांति में रह लो, उसके बाद देवरानी आ गई तो फिर ये दोनों दिन भर क्लेश करेंगी और तुम्हारा दिमाग खराब करेंगी। कर दे बेटा, कम से कम घर में कोई है ये तो महसूस होगा। यहाँ तो बहू काम का कहकर अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती है, अकेले बैठकर दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता करना पड़ता है मुझे। ये क्या बात हुई रिया, तुम तो वर्क फ्रॉम होम कर रही हो ना, कोई ऑफिस में थोड़ी ना हो, आराम से तुम चाहो तो कोऑपरेट कर सकती हो। मुझे अभी मिल जाए वर्क फ्रॉम होम। तुम में हमारे संस्कार है ना बेटा, पर आजकल की लड़कियां परिवार वालों के साथ कहाँ रहना चाहती हैं, तभी तो आजकल इतने डिवोर्स हो रहे हैं। ये सुनकर रिया रसोई में चली जाती है। हद कर दी सबने, कुल्लू का बैल बनाकर रख दिया मुझे। घर भी संभालो, कमाओ भी, ऐसी जॉब मुझसे नहीं होगी। करण आराम से ऑफिस से आते हैं, उसके बाद उठकर एक कप चाय तक नहीं लेते। सुबह नहा कर आते हैं, उनके लिए तौलिया, कपड़े, उनके सॉक्स, जूते सब निकाल कर रखने पड़ते हैं। अरे भाई, उतना ही काम मैं भी कर रही हूँ, इनफैक्ट उनसे ज्यादा। एटलीस्ट उनके पास संडे की छुट्टी तो है, मेरे पास तो संडे को भी छुट्टी नहीं है। मुझसे ऐसे नहीं रहा जाएगा। मैं आज ही मम्मी जी से इस बारे में बात कर लेती हूँ। रात को जब करण ऑफिस से लौट कर आता है, पूरा परिवार मिलकर एक साथ बैठा हुआ पंचायत सीरीज के मजे लेने बैठ जाता है। तभी रिया वहां आती है और सभी से कहती है, मम्मी जी, पापा जी, मैं वो जॉब छोड़ने की सोच रही थी। क्या तुम जॉब नहीं छोड़ सकती? हमारे फ्यूचर के बारे में तो सोचो। हम दोनों कमाएंगे तब तो बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। अगर हमारे बच्चे को पायलट बनना हुआ तो पायलट बनने की फीस का पता है तुम्हें? पता है, बट मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। आई नीड अ ब्रेक। ये लो, एक तो बहू को काम करने की आजादी दी, फिर ये कहती है हमें ब्रेक चाहिए। तुम तो हॉस्टल में रहकर अपना काम करते हुए पढ़ाई भी करती थी बहू, तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है? वही तो मैं भी सुनकर हैरान हूँ जी। शादी के बाद 2 बच्चे पैदा कर लिए, बड़े बेटे की शादी कर दी और दूसरे की करनी है। अभी तक मैंने अपने काम पर ब्रेक नहीं लगाया और इसे ब्रेक चाहिए। ऐसा कौन सा काम करवाते हैं बहू हम तुमसे? जब मन करता है उठती हो, जब मन करता है सोती हो। कल रात तो तुम्हारे कमरे की लाइट 3 बजे तक ऑन थी, फिर भी करण ने एक शब्द भी नहीं कहा, वरना मैं अगर रात को इनकी नींद में खलल डाल दूं ना तो ये मुझ पर चिल्ला बैठते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग खाने की फरमाइश करते हैं, तुम जो बनाती हो हम खा लेते हैं, उसमें भी तुम चीजें भूल जाती हो। कल करण को टिफिन तक मैंने पकड़ाया था। जिससे जितनी आजादी मिलती है उसे उतना ही दुख होता है। बाकी घरों में जाकर देखो तो समझ आए।
कैसे सासें बहू की तनख्वाहों पर नजर रखती हैं, पर आज तक क्या मैंने कभी जायजा लिया कि तू कितना कमाती है, कहाँ खर्च करती है। मुझे लगता है सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम बच्चा करने की नहीं सोच रही हो। एक बार बच्चा हो जाएगा तो दिमाग का सारा टेंशन गायब हो जाएगा। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग बच्चों में रहेगा तो ये प्रॉब्लम्स खुद छोटी लगने लगेंगी। एक तो इंसान खुद परेशान है, ऊपर से बच्चा करने की हिदायत। रिया अपने सास ससुर को कुछ नहीं कह पाती और अपने कमरे में जाकर सीधा अपनी माँ को फोन लगा देती है। देख बेटा, इसमें मैं क्या ही बोलूंगी, ये तो तेरी ससुराल का निजी मामला है। कभी 4 बातें सुनकर दो, कभी 2 बातें सुनाकर ही ससुराल चलता है। ऐसे हर चीज से भागेगी फिर तो हो गया। वैसे मुझे भी लगता है कि एक बार तेरा बच्चा हो जाएगा ना, तो करण जी का झुकाव तेरी ओर बढ़ जाएगा और तेरी सास तुझे ताने मारना छोड़ देगी। आंखों के नीचे काले काले गड्ढे आ गए मेरी मम्मी। याद भी नहीं कि किस दिन गर्मा गर्म खाना नसीब हुआ था मुझे। बस किसी तरह खाना निगलती हूँ और काम पर बैठ जाती हूँ। लोगों को लगता है कि वर्किंग बहुओं को फ्रीडम मिलती है। काहे की वर्किंग मम्मी, काहे की फ्रीडम? ये तो गला दबाने वाली बात हो गई। पति अगर ऑफिस से आए तब घर लौटा है, पर बीवी ऑफिस के बाद भी ऑफिस में ही है, क्योंकि उसके लिए घर ही ऑफिस बना हुआ है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। पर मैं समझूंगा भाभी। अपने कमरे में अपने देवर को देखकर रिया हैरान थी और फिर से एक ताना ही एक्सपेक्ट कर रही थी। आज जो आपके साथ हो रहा है, कल को मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी होगा। मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ आपकी तरह चक्की में पिसती हुई नहीं चाहिए भाभी। मैं समझी नहीं देवर जी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ भाभी, और उसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाना चाहता हूँ। पर आज जब मैंने आपको हारता हुआ देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी काम करना चाहती है, और अगर शादी के बाद उसने बाहर काम करना चुना तो मम्मी उससे घर का काम भी करवाएंगी। दोनों वो कैसे मैनेज करेगी? और उसे तो घर का काम जरा भी नहीं आता। इस तरह से तो मैं अपनी नैना को चक्की में पिसता हुआ नहीं देख पाऊंगा। इसलिए आपका ये बेटे के समान देवर आपको अपने साथ लेने आया है। वैसे भी मम्मी मुझे मेरी पसंद की लड़की लाने देंगी नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि रेंट के घर पर शिफ्ट हो जाओ। आप भी मेरे साथ वहीं रह लीजिएगा, और आपके आशीर्वाद से ही मैं और नैना शादी कर लेंगे। मैं तैयार हूँ भैया। अपनी बहू को अपने छोटे बेटे के साथ घर से निकलता देख सुजाता और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। माँ को छोड़कर जाने की बात कर रहे हो तुम? वो भी 8 महीने पहले आई अपनी भाभी के लिए। समझ भी आ रहा है तुम्हें कुछ? मुझे तो सब समझ आ रहा है भैया, पर शायद आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। किसी दिन आपके बॉस आपको ओवर टाइम के लिए कुछ घंटे ऑफिस में रोक लेते हैं तो आपका हाल बेहाल हो जाता है, और अगर ऐसा 2-4 दिन तक हो गया तो एक दिन आपको लीव लेनी पड़ती है। पर भाभी का सोचिए, ऑफिस का काम शांति से कर सके इसलिए भाभी सुबह 5 बजे उठती है। उसके बाद घर में सभी का नाश्ता बनाती है, दोपहर का खाना, रात का खाना, बर्तन धोने, कपड़े धोने, साफ सफाई करना, उसके बाद ऑफिस का काम करना, क्योंकि बच्चे के फ्यूचर में भाभी की भी जिम्मेदारी है। इसी तरह सोने में भाभी को रात के 3 बज जाते हैं। 2 घंटे सोकर इंसान ठीक रहे तो कैसे? उसके बाद भी कोई प्यार नहीं, कोई मीठी बात नहीं, सिर्फ ताने। ये मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर आज मैंने भाभी को इसी हाल में छोड़ दिया तो कल मेरी बीवी के साथ भी यही सब करने में इस घर के लोग पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं जा रहा हूँ। रवि की बात सुनकर करण की नजरें झुक जाती हैं और सुजाता को समझ आ जाता है कि बस अब उसके एक छत्र साम्राज्य के जाने का वक्त आ गया है। पर बहू के साथ उसे अपना बेटा भी ना खोना पड़े, इसीलिए वो अपनी बहू से माफी मांग लेती है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर अलग नहीं होते बेटा। बहू को घर के कामों में तकलीफ हो रही है तो हम काम वाली रख लेंगे। बस फिर क्या था, रिया अपने ऑफिस के साथ साथ आराम से घर का थोड़ा बहुत काम मैनेज कर लेती है।